अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, ये व्लॉग मैं 13 फरवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इमरान खान की जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी वो 12 फरवरी को हुई। शाम में फिर एक इशाइया हुआ, महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई और कहा गया कि 48 घंटे में बहुत बड़ा फैसला हो जाएगा। लेकिन 12 फरवरी की रात ही ये ऐलान कर दिया गया कि जो अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट हैं वो पार्लियामेंट के बाद धरना देंगे अपने मुतालबात की मंजूरी तक। अब पीटीआई से तवक्को क्या थी? पीटीआई से तवक्को थी कि इमरान खान की सेहत पर वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। वो जो कंटेनर सोहेल अफरीदी ने बनाया हुआ है वो को अंडे देने के लिए तो नहीं बनाया हुआ ना, वो चलाने के लिए बनाया, तो उसको चलाया जाएगा। मुराद सईद का पैगाम था कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। बाकी सारे यूट्यूबर्स और जो खुद को पीटीआई का पॉलिसी मेकर कहते हैं बाहर बैठे, वो भी पीटीआई को कह रहे थे अब इमरान खान की सेहत पे बाहर नहीं निकलना तो कब निकलना है। कोई कह रहा था केपी बंद कर दें, कोई कह रहा था असेंबलियों से इस्तीफे दे दें। तो तीन बड़े ऑप्शंस थे जो हमें नजर आ रहा था पीटीआई के पास हैं। केपी को बंद किया जाए मुकम्मल तौर पे। सोहेल अफरीदी ने इशारा भी दिया कल कि अगर केपी में एहतजाज होगा तो उनकी पुलिस किसी को नहीं रोकेगी। वो तो उसके बाद या असेंबलियों से इस्तीफे दिए जाएं इमरान खान की सेहत के बारे में, कौमी असेंबली, सेनेट, पंजाब असेंबली। तो लेकिन उसमें भी केपी असेंबली का कैच था कि वहां तो अपनी हुकूमत है, वहां से तो इस्तीफे नहीं दिए जा सकते। फिर सब कहते हैं कि हुकूमत तो कायम है तो बाकी इस्तीफों की क्या वैल्यू है। इसीलिए लोग अभी तक कायमा कमेटियों के इस्तीफों का वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं हुआ जो तवक्को की जा रही थी, कि वो कह रहे थे कि बेदरर है, इससे हुकूमत को कोई नुकसान नहीं है। क्या केपी की हुकूमत तोड़ी जा सकती है। फिर कहा जा रहा था इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें इमरान खान की रिहाई तक, और उनके उनके इस्लामाबाद के डी चौक की तरफ जाएं। लेकिन मुराद सईद से लेके सारों के मशवरे पीटीआई ने मुस्तरद किए। शाम को महमूद खान अचकजई ने एक शानदार इशाइया दिया हुआ था अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के एजाज में। वो इशाइया बिल्कुल हुआ। वहां पर मौलाना फजल रहमान साहब भी शरीक हुए। उस इशाइये में महमूद खान अचकजई साहब ने यह ऐलान किया कि अरकान पार्लियामेंट पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे इमरान खान की सेहत के बारे में। तो एक तो मेरा मतलब है कि ना इस्तीफे होंगे, ना इस्लामाबाद पर लॉन्ग मार्च होगा, ना केपी बंद होगा, ना कुछ होगा। सिर्फ और सिर्फ अरकान पार्लियामेंट का पार्लियामेंट के बाद धरना हो। और उस धरने की जो अब तक की डिमांड्स हैं वो ये हैं कि इमरान खान को अल-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और उनका इलाज कराया जाए। मेरे ख्याल में ये तो कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो पूरी ना की जा सके। और मुझे ऐसे लगा कि कहीं न कहीं बैक चैनल पे पीटीआई, महमूद खान अचकजई और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने आपस में मामला तय कर लिया और मैच फिक्स हो गया है कि इमरान खान की सेहत के मामले को कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, एहतजाज नहीं करना। और अलीमा खान भी इसमें शामिल है। लेकिन ना जी, अलीमा खान भी पार्लियामेंट के धरने के ऊपर मुतफिक है। तो इसका मतलब है मैच फिक्स हो गया है और ये कहा गया है कि नरम जो है वो आपने देना है रद्द अमल। और नरम आपने मुतालबात रखने हैं ताकि वो पूरे किए जा सकें और उसके नतीजे में ये धरना भी 24-48 घंटे में खत्म हो जाए। ये भी कहा जाए कि आपने धरना दिया था, हुकूमत भी ये कहे हमने मुतालबात मान लिए, और हैप्पी एंडिंग की तरफ चीजों को लेके जाया जाए। तो पीटीआई और जो एस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत है वो मामलात और खेल को हैप्पी एंडिंग की तरफ लेके जाना चाहते हैं। अब देखिए ना, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए कहा है। मेडिकल बोर्ड अगले 24 घंटे में बन जाएगा, हुकूमत उसको नोटिफाई कर देगी। उसमें पीटे इमरान खान का एक जाती मालिज डॉक्टर भी होगा, जहां तक मुझे लगता है। वो इमरान खान की आंख का तफसीली मुआयना करके एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उसने 16 तक पेश करनी। अब उस रिपोर्ट में अगर डॉक्टर्स ने ये कहा कि इन्हें अल-शफा आई हॉस्पिटल लेके जाया जाए इलाज के लिए, तो अल-शफा आई हॉस्पिटल 3-4-5 दिन 7 दिन रखा भी जा सकता है। और अगर डॉक्टर्स ने ये लिख दिया कि नहीं, उनकी आई तो बहुत इंप्रूव हो रही है और सलमान सफदर साहब ने जो कहा है कि 85% बनाई चली गई है वो ठीक नहीं है, इनको टीका, इनको जो एक टीका लगा है वैसे दो और टीके लगने हैं, वो प्रोसीजर्स अपने टाइम पर हों। तो फिर डॉक्टर्स की वो रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में आएगी तो फिर भी धरना ठुस हो जाएगा और कहेंगे जी देखिए हमने मेडिकल बोर्ड बनाया है
जो सलमान सफदर की रिपोर्ट है वो झूठ निकल आई है। देखिए, हुकूमत की इज्जत तो तभी बचती है जब सलमान सफदर की रिपोर्ट जो है वो 85% बिनाई ज़ाया होने वाली झूठ निकल आए मेडिकल बोर्ड से। ये जी 85% बिनाई कोई ज़ाया नहीं हुई, आँख का इलाज ठीक चल रहा है और ये सब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर मुनसर करता है। हुकूमत का सारा जुआ अब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर है और मुझे ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन महमूद खान अचकजई ने भी हुकूमत को मौका दिया है कि वो अपनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सामने ले आए और कोई बड़ा स्टेप उठाने से गुरेज किया है। तो हैप्पी एंडिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट हो सकती है जिसमें ऐसी बात आ जाए कि जो सलमान सफदर साहब ने कहा है 85% आंख खराब हो गई है, बर वक्त इलाज नहीं हुआ, इन सब सवालों के जवाब जो हैं वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में आ जाएं कि बर वक्त इलाज हुआ है, टीका ठीक लगा है, उसके नताइज बहुत अच्छे आए हैं, अगला टीका लगना है फलां डेट को और ये 3 टीके लगेंगे तो उनकी आंख जो है वो ठीक हो जाएगी। तो बोर्ड की ये रिपोर्ट के जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए, सुप्रीम कोर्ट केस को डिस्पोज ऑफ कर दे और उसके बाद धरना भी डिस्पोज ऑफ हो जाए और एक हैप्पी एंडिंग हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैच फिक्स हो गया है। जो कह रहे थे ना कि हो अब पीटीआई बहुत फंस गई है, 3 ही ऑप्शन रह गए हैं, बड़ा फैसला हो जाना है, कख नहीं। सारा मैच फिक्स था। महमूद खान अचकजई साहब ने पहले भी बीमारी को डिफ्यूज किया है। देखिए जी, महमूद खान अचकजई तो इस्तीफों के हक में नहीं होंगे ना, उनकी लॉटरी लग गई है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो क्यों इस्तीफों के हक में होंगे। और इस्लामाबाद पर मार्च की कीमत बहुत बड़ी है, ये पीटीआई को पता है, उनकी जान निकलती है इस्लामाबाद पर मार्च की तरफ। उन्हें 26 नवंबर याद आता है तो वो चुप, उनकी टांगे कांप जाती हैं कि हो इस्लामाबाद गए थे, 26 नवंबर जैसा हाल हो सकता है, अटक कौन पार करेगा। और अब तो कारकुन भी आने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है एक सॉफ्ट प्लान है और जिसे कहते हैं सॉफ्ट स्टार्ट है, हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहा है। तो इसमें कोई ऐसी मुझे परेशानी वाली बात नजर नहीं आती। सत्ते खैरा है, निज़ाम पर एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल सख्त से सख्त होता जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पीटीआई भी काफी हद तक एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है और ये फैसले भी पीटीआई के जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत और उसके साथ हो रहे हैं। अब क्या इस मुफाहमत में इमरान खान के लिए कोई और रियायतें शामिल हैं, मुझे अभी नहीं लगता। लोग कह रहे थे बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे, मुझे अस्पताल शिफ्टिंग में इतनी रुकावटें नजर आ रही हैं कि अगर होंगे भी तो 2 4 5 10 दिन से ज्यादा नहीं होंगे और वापस जेल जाएंगे और रिहाई और कोई बनी गाला और डील। मैं तो पहले दिन से इसको मुस्तरद कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ दोस्तों का अभी भी इसरार है कि नहीं नहीं मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये दुरुस्त है कि इमरान खान का ट्विटर हैंडल खामोश है। उनके ट्विटर हैंडल से कल भी कोई ट्वीट नहीं हुआ। सिर्फ पीटीआई ऑफिशियल से एक ज़हनी मरीज वाला ज़रूर ट्वीट हुआ है, लेकिन इमरान खान का अपना ट्विटर हैंडल बिल्कुल खामोश है। और बाकी भी पूरी पीटीआई ने सुप्रीडेंट जेल को कसूरवार ठहराया है, सिवाय शिदाना गुलजार के जिसने आसिम मुनीर को ठहराया है। पूरी पीटीआई ने आसिम मुनीर को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी में तब्दीली, नरम लहजा और शिफ्टिंग ऑफ द पॉलिसी जिसे कहते हैं ना, वो हमें नजर आ रही है। तो इसलिए ये सूरत हाल है कि मैं तो इस पार्लियामेंट के बाहर धरने को एक हैप्पी एंडिंग की तरफ जाता हुआ मामला देख रहा हूँ। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब गए हैं। उनकी मुलाकात वजीर दिफा मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान से हुई है और उसकी तस्वीर जो है वो सऊदी वजीर दिफा ने जारी की हैं और उन्होंने ट्विटर पे उसका कहा है कि हम मिले हैं और स्ट्रेटेजिक और दिफाई मामलात को आगे बढ़ाने पर बात हुई है। तो स्ट्रेटेजिक और दिफाई मामलात जो सऊदी अरब के हैं वो आगे बढ़ाने हैं तो फिर यूएई से तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ कतई ताल्लुकात करने होंगे। यूएई ने 2 महीने के लिए पैसे एक्सटेंड किए हैं, पहले 1 माह के लिए किए थे, अब 2 माह के लिए कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि हम सऊदी अरब से पैसे लेकर यूएई को वापस करेंगे और यूएई के जो पैसों का दबाव है हमारे ऊपर इसको खत्म करेंगे। अब आजकल लगता है सऊदी अरब से ये तय हो रहा है कि वो पैसे हमने किसी असला डील में लेकर उनको वापस करने हैं या कैसे वापस करने हैं, लेकिन कैसे सऊदी अरब से लेने हैं, मजीद कर्जा तो अपने ऊपर नहीं चढ़ाना है। तो टेक्निकल बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि यूएई को पैसे वापस करने की बात हो रही है और शायद यूएई को भी इसका अंदाजा है कि ये अब हमें पैसे वापस कर सकते हैं। वैसे भी 6.5% सूद पर हैं, बहुत ज्यादा सूद पर वो पैसे हैं। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि यूएई ने पाकिस्तानियों को जो ट्रांजिट में 96 आवर्स का वीजे की सहूलत थी वो भी खत्म कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों के लिए दुबई में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं।
تو جو دبئی میں مشکلات بڑھ رہی ہیں وہ ریاض میں آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی، اور جو ریاض میں آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی اس پر آج کل بات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 10 لاکھ ویزے بھی سعودی عرب سے مل سکتے ہیں تاکہ ہمارا ہیومن ریسورس جو ہے وہ سعودی عرب جا سکے۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ یو اے ای اگر ہم نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے ڈیفنس اور اسٹریٹجک ٹائز بڑھانے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے یو اے ای کے ساتھ فاصلے بڑھیں گے، کیونکہ اس وقت سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان فاصلے ہیں۔ یمن کے معاملے میں، سوڈان کے معاملے میں اور معاملات پر دونوں ممالک ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ اپنا دفاعی معاہدہ آگے لے کے جانا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یو اے ای کے ساتھ ہماری دوریاں یا فاصلے بڑھیں گے۔ اب یہ یو اے ای نے فیصلہ بھی کرنا ہے کہ اس نے پاکستان کو کتنا دور کرنا ہے، کتنا سکویز کرنا ہے، کتنی اس کے ساتھ سختی کرنی ہے۔ یہ اب دیکھنے کی بات ہے آگے چل کے یو اے ای پاکستان تعلقات کدھر جاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ پاکستانی یو اے ای میں رہتے ہیں اور اس کا یو اے ای کو بھی اندازہ ہے۔ دیکھتے ہیں اب اس میں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ٹیکنیکل بات یہی ہے۔ یو ایس کے جو مائننگ کے منسٹر ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور مائننگ کے حوالے سے جو یو ایس اور مائننگ کے درمیان جو معاہدے ہیں مجھے لگتا ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ ان کی محسن نقوی سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور جو مائننگ میں یو ایس انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ رکی ہے، مجھے لگتا ہے وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ یو ایس کے جو ہیں وہ جان مارکر پومیرو جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ کافی کچھ جو ہے وہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان مائننگ کے حوالے سے چل رہا ہے، اور یو ایس انویسٹمنٹ ان پاکستان کے لیے جو دونوں ملکوں کے درمیان فریم ورک پر چیزیں جو ہیں وہ طے ہو رہی ہیں، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ سارا کچھ ڈوب گیا ہے، وہ جو مائنز کا کھیل تھا، وہ ریئر ارتھ منرلز کا جو کھیل تھا وہ سارا ختم ہو گیا، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ٹرمپ کے درمیان تھا، جس میں ہمیں نظر آیا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ ایک بریف کیس میں ریئر ارتھ منرل جو ہیں وہ ٹرمپ کو دکھا رہے ہیں، جس پر بہت شور بھی مچا تھا، لیکن وہ کھیل آگے بڑھ رہا ہے اور وہ اپنے میچیور ہونے کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اب یو ایس کے جو منسٹر ہیں اس حوالے سے ان کا دورہ پاکستان آج کل بہت اہم چل رہا ہے، اور وہ بہت اہم لوگوں کو پاکستان میں مل رہے ہیں۔ ایک ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف اور آصف زرداری کی، جس میں شہباز شریف کے ساتھ پورا ایک وفد تھا۔ ایک تو آزاد کشمیر میں صدر کا سلاٹ خالی ہوا ہے بیرسٹر سلطان محمود کی ڈیتھ کے بعد، وہ اس صدر کے سلاٹ کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے۔ وہ اب اگر مسلم لیگ نون ابھی اپنا صدر لے آتی ہے تو پھر کل کو پرائم منسٹر بھی اگر الیکشن کے بعد ان کا آنا ہے تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو تحفظات ہوں گے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان تو اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں، کیونکہ وہاں آگے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور ان الیکشنز کے نتیجے میں وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ جائے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت گلگت بلتستان میں بنتی نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے آزاد کشمیر کے صدر کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں جو دور ہیں، ایک جوائنٹ سیشن کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی چیزیں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہیں وہ طے نہیں ہے، لیکن یہ ہائی لیول میٹنگ میں کچھ نہ کچھ طے ضرور ہوا ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش پر ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا طارق رحمان صاحب جیت جائیں گے، وہ 2/3 اکثریت سے جیت گئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ بہت مضبوط وزیر اعظم ہوں گے، وہ پرو پاکستان ہوں گے، خالدہ ضیاء کے بیٹے ہیں، اور وہ اتنے ان کے بھارت سے اچھے تعلقات نہیں ہوں گے، بھارت میں خاموشی ہے اس حوالے سے یقیناً، لیکن 2/3 اکثریت کے ساتھ طارق رحمان جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے، اس کا مطلب ہے الیکشن میں ٹرن آؤٹ 60% رہا ہے، تو یہ الیکشن جو ہے وہ عالمی سطح پر کافی زیادہ قابل قبول سمجھا جائے گا۔